अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ संगीता? आज तुम बहुत ही खुश लग रही हो। हाँ जी, बात ही कुछ ऐसी है। आप भी सुनोगे तो खुशी से झूम उठोगे। हाँ, ऐसा क्या बात है संगीता? क्या बात है बताओ। अपने घर पर एक नया मेहमान आने वाला है। हमें उनके आने का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। अजी आप तो एकदम बुद्धू ही रहोगे। आप पिता बनने वाले हैं। क्या? क्या सच में संगीता मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ जी, आप पापा बनने वाले हैं और मैं माँ। रमेश बहुत ही खुश था, लेकिन वो सोचने लगा। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ जी? आप खुश नहीं दिख रहे। आप नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं? अरे नहीं नहीं संगीता, यह तुम क्या कह रही हो? मैं पिता बनने वाला हूँ? भला इसी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं तो बस यह सोच रहा था कि हमारे बच्चे को हमारी तरह गरीबी में जीना पड़ेगा। अभी तो सेठ का कर्ज के पैसे भी देने हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। संगीता मैं काम पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ बड़ा काम मिलता है तो पैसे कुछ ज्यादा मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छे से जाइएगा। और मौसम कुछ ठीक नहीं है, तो शाम से पहले ही घर आ जाइएगा। रमेश काम पर चला जाता है। रास्ते में वह एक बाजार से होकर जाता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त रवि मिलता है। अरे रमेश, इधर कैसे आना हुआ? और भाभी कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस मैं काम ढूंढने इधर आया था। यदि यहाँ कुछ काम मिल जाता तो। अरे रमेश, मेरे खेत में ही तो जुताई करनी है, तू ही कर दे। मैं भी किसी को काम के लिए ढूंढने ही जा रहा था। रमेश रवि के खेत में मन लगा के काम करने लगता है। आसमान में तो काले बादल छाए हुए हैं, लगता है बारिश होने वाली है। रमेश ने ऐसा कहा ही था कि काले बादल आसमान में छाने लगते हैं और जोर जोर से आंधी के साथ जोर से बारिश होने लगती है। तेज बारिश के कारण रमेश वहीं पे पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और फिर उसे याद आता है कि संगीता घर पे अकेली ही है। मुझे जल्दी से घर जाना होगा, घर पे संगीता गिरली होगी। आप आ गए। देखिए ना, लाइट भी चली गई। बारिश सुबह से हो रही है। हमारे घर में पानी भर गया है। हाँ, अभी रुको, मैं मुंह धोकर आता हूँ, फिर तुम्हारी मदद करता हूँ। आप ज्यादा थक गए हैं क्या? आपकी आवाज इतनी भारी क्यों हो रही है? अरे नहीं नहीं संगीता, लगता है बारिश भीगने से ही ऐसा हो रहा है। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? चिंता की बात नहीं है संगीता, मैं ठीक हूँ। पहले इस घर से पानी निकालना जरूरी है, वरना हम सोएंगे कैसे? दोनों पति पत्नी पूरी रात अपने घर से पानी निकालते रहते हैं और सुबह हो जाती है। संगीता मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद मुझे फिर काम पर भी जाना है। सब कुछ तो गीला पड़ा है यहाँ पर। उसके घर में एक लोहे का बक्सा रखा हुआ था। रमेश उस बक्से के ऊपर ही सो जाता है। वो अभी सोया ही था कि तभी सेठ लखनलाल वहां पहुंच जाता है। अरे भाई रमेश, घर पे हो क्या? लखनलाल की बात सुनकर रमेश घर के बाहर आता है। अरे सेठ जी आप? क्यों भाई, मेरे पैसे नहीं देने की इरादे हैं क्या? बताओ, तुमने तो कहा था कि समय पर दे दूंगा, लेकिन तुम तो कुछ कह भी नहीं रहे हो और ना ही मेरे पैसे दे रहे हो। अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है और बारिश के कारण अभी उतना काम भी नहीं चल रहा था। तो आप मुझे अगर कुछ और समय देते तो मैं सारा पैसा आपका एक साथ ही लौटा देता। देखो रमेश, मैं सबको समय नहीं देता, मेरा भी धंधा है भाई, मेरी भी रोजी रोटी है ना। लेकिन तुम अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ।
लेकिन तुम मेरे पैसे समय पर दे देना, ताकि मुझे यहाँ दोबारा ना आना पड़े। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं आपके पैसे लेके आपके घर पे ही आ जाऊंगा। लखनलाल वहाँ से चला जाता है। रमेश सोचने लगता है, अब क्या किया जाए। क्या हुआ जी? क्या कहा सेठ जी ने? अरे संगीता, सेठ लखनलाल अपने पैसे लेने आए थे। बहुत कहने पर उन्होंने कुछ समय तो दे दिया है, लेकिन मैं थोड़े समय में उनका पैसा कैसे चुकाऊंगा। अजी, आप कब तक ऐसे खेत में काम करोगे? खेत में उतने पैसे नहीं होते और बारिश में तो खेत में काम भी नहीं होता। आप मुखिया जी के पास क्यों नहीं जाते? सुनने में आया है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बार आप उनसे मिलकर देख लीजिए। वैसे तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी सुना है कि मुखिया जी बड़े ही दयालु हैं। तो ठीक है संगीता, मैं आज ही मुखिया जी के पास जाऊंगा। संगीता जल्दी से खाना बनाती है और रमेश खाना खाता है। फिर मुखिया जी से मिलने के लिए चला जाता है। मुखिया जी घर पे हैं क्या? राधा, देखो तो बाहर कौन आया है, उसे अंदर बुला लो। राधा उसे घर के अंदर ले जाती है, जहाँ मुखिया बैठा होता है। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? मुखिया जी, मेरा नाम रमेश है, मैं रतनपुर से आया हूँ। मैंने बहुत चर्चे सुने हैं आपके। रमेश मुखिया को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है। हाँ देखो भाई, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास खाना बनाने वाला और कोई दूसरा काम नहीं है। अगर तुम वो कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें काम पे रख सकता हूँ। जी मुखिया जी, मैं खाना बना दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समझा। अरे भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, बस अच्छे से खाना बनाओ और मुझे खिलाओ। रमेश को रसोई का काम मिल जाता है। वह बहुत खुश था। रसोई में पहले से राधा और शांता काम करती थी। जब रमेश रसोई पे जाता है तो वह वहाँ का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वह देखता है कि राधा और शांता खाने के चावल में मिलावट कर रही होती है। अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम लोग खाने के चावल में मिलावट क्यों कर रहे हो? क्या तो गलत है, मुखिया जी को पता चलेगा तब। अरे जाओ जाओ, हमें मत सिखा, समझे? हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें पता नहीं चला, तो अब क्या पता चलेगा? और हाँ, ज्यादा होशियारी की ना तो फिर मुखिया जी को बताने की कोशिश की तो खैर नहीं, समझे? रमेश किसी को कुछ नहीं कहता। वो सोचने लगता है, एक तो इतने मेहनत के बाद मुझे नौकरी मिली है, अगर मैं मुखिया जी को बताता हूँ तो कहीं वो मुझे ही गलत ना समझे। नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अरे मैं तो उनकी तरह चावल में मिलावट भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस अपना काम ही करना चाहिए। अगली सुबह रमेश का दिन था खाना बनाने का। वो रसोई में जाता है और वहाँ बिना मिलावट वाले चावल से खाना बनाता है और मुखिया जी को खाना खाने के लिए देता है। वाह 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 वाह, क्या खाना है! खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आज खाना किसने बनाया है? जी, आज का खाना तो मैंने बनाया है, बिना मिलावट के। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो, मजा आ गया। खाना खा के कहाँ से सीखा है तुमने ऐसा खाना बनाना? जी, मैं तो अपनी माँ से सीखा हूँ खाना बनाना। मेरी माँ भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम? बिना मिलावट के खाना बनाया है? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे खाने में मिलावट कौन कर रहा है? रमेश मुखिया जी को रसोई में लेके जाता है। मुखिया देखता है कि राधा और शांता चावल में मिलावट कर रही थी। यहाँ पर तुम दोनों अनाज में मिलावट क्यों कर रही हो? मालिक को बस थोड़ा सा। मैं तुम्हें काम करने के भरपूर पैसे देता हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो। मालिक माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिलावट कर रही हो? तुम दोनों, अगर रमेश मुझे नहीं बताता अब तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों क्या करते हो। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शांता और राधा दोनों मुखिया से माफी मांगने लगते हैं।
मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुखिया शांता और राधा को डांट ही रहा था कि तभी उसका बेटा शंकर वहां पर आ जाता है। पिताजी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। पिताजी, इन्हें अपनी गलती पे पछतावा है। इन्हें सुधरने का एक मौका तो अवश्य देना चाहिए। आखिर हम मालिक हैं और यह हमारे नौकर। ठीक है, आगे से तुम लोग ऐसा करने की सोचना ही मत, समझे? शंकर बहुत ही चालाक लड़का था। उसके इस तरह कहने पर मुखिया उन दोनों को एक मौका दे देता है। वही रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे आखिर छोटे मालिक इन पर इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्हें यह तो बहुत ही अलग स्वभाव के हैं। रमेश अपने कमरे में ही सो रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। वह अपने कमरे के बाहर जाता है। आवाज राधा के कमरे से आ रही थी। राधा, लगता है हमें अपने प्यार के बारे में पिताजी को बताना होगा। आखिर कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? और आज तो पिताजी ने तुम्हें जाने को भी कहा दिया था। वो तो मेरे कहने पर सब ठीक हुआ, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अगले दिन शंकर अपने कमरे में अचानक चिल्लाने लगता है। चोरी चोरी हो गई। पिताजी आइए देखिए, चोरी हो गई। अब घर से यही होना बाकी था। मेरे कमरे से कीमती सामान गायब है। क्या? कैसे? चोरी और वो भी हमारे यहाँ? असंभव। पिताजी, मुझे पता है कि चोर कौन है। बताओ, किसकी हिम्मत हुई जिसने इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की कोशिश की? पिताजी, आज सुबह मेरे कमरे की सफाई रमेश ने की है। मेरे कहने पर वो रुका नहीं। मैं जानता हूँ पिताजी, चोरी रमेश ने ही की है। उसकी इतनी हिम्मत! मैं तो उसे कितना भोला समझा था, लेकिन वो तो नमक हराम निकला। रमेश, ओ रमेश! मुखिया जोर जोर से रमेश को पुकार रहा था और बहुत ही गुस्से में था। आंखें लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर साफ पता चल रहा था कि तभी रमेश रसोई से आ जाता है। क्या हुआ मालिक? क्या आप मुझे बुला रहे थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा नमक खाया और मेरे साथ ही गद्दारी कर दी? अरे, मैं तो उस दिन तुम्हारी बनावटी बातों में आ गया था। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था। अरे मुखिया जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी तो कोई गलती नहीं हुई है ना। सुबह तो तुमने ही मेरे कमरे की सफाई की थी ना? हाँ हाँ, की तो मैंने ही थी, लेकिन क्या हुआ, सफाई अच्छे से नहीं हुई क्या? फिर से कर देता हूँ मालिक। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। तुमने ही मेरे कमरे की सफाई की है और इसके बाद से ही मेरा कीमती सामान गायब है। चोरी? अरे नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो बस कमरे की सफाई करके निकल गया था। रमेश, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुखिया जी, यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे फंसाया जा रहा है मुखिया जी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। रमेश, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। रमेश के लाख कहने पर भी मुखिया उसे घर से निकाल देता है। रमेश अपना सामान लेकर उदास मन के साथ घर लौट जाता है। उधर शंकर और राधा दोनों बहुत खुश थे। देखा राधा, मैंने कितनी होशियारी से रमेश को यहाँ से निकलवा दिया और पिताजी को शक भी नहीं हुआ। अब हमारे प्रेम के बीच कोई भी नहीं आएगा। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, नहीं तो वो हम पर नजर रखे रहता। अब वो अपना रास्ता साफ है। रमेश निराश होकर अपने घर पहुंचता है। उसकी बीवी खाना बना रही होती है। अपने पति को परेशान देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है संगीता। पिताजी ने अपने घर से मुझे निकाल दिया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? रमेश अपने साथ हुई सारी घटना अपनी पत्नी संगीता को बताता है। दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सेठ उनके घर पे आ जाता है। अरे रमेश, तुम मेरे पैसे कब दोगे?
तुमने तो टाइम लिया था, वो टाइम भी खत्म हो गया। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए भाई। रमेश के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ लखनलाल से कहता है, सेठ जी, मैं आपका पैसा तो अभी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे खुद के खाने के लाले पड़े हैं, तो मैं आपका पैसा भला कैसे दूंगा। रमेश, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दे सकते हो तो आज से यह घर मेरा हुआ है। रमेश निराश होकर अपनी पत्नी के साथ वो अपना घर खाली कर देता है और वह उस घर को छोड़कर चला जाता है। वह एक जंगल से होते हुए गुजर रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह अब क्या करेंगे। अब उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था। जी, हम इस जंगल में कहाँ जाएंगे? अब तो मुझे भी थकान महसूस हो रही है और मेरा सर चकरा रहा है। रमेश के पास संगीता के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह इस जंगल में चला जा रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, तो दोनों झोपड़ी के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि झोपड़ी के बाहर एक साधु अपने ध्यान पर बैठे हुए हैं। रमेश की आवाज सुनकर साधु ध्यान की मुद्रा से बाहर आ जाते हैं। गुरुजी, क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? मेरी बीवी को चक्कर आ रहा है और हमें यह भी नहीं पता कि हम इस जंगल में कहाँ जाएंगे। हम किस्मत के मारे हैं। रमेश गुरु जी को अपने साथ हुई सारी घटना बताता है। देखो, इसमें सारी सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन इतना है कि तुम इसमें अपना सर छुपा सकते हो और तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। रमेश बहुत खुश हो जाता है और दोनों झोपड़ी में ही रहने लगते हैं। संगीता, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए। मैं उन्हें बाजार में बेचकर कुछ सामान ले आऊंगा घर के खाने पीने के लिए। ठीक है, अच्छे से जाइएगा। रमेश जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। वह सोच में डूब जाता है और उसे पता ही नहीं लगता कि वह कितनी दूर आ गया है। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? लगता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। खैर, अब जब यहाँ पे आ ही गया हूँ तो मैं यहीं पे कुछ लकड़ी काट लेता हूँ। रमेश एक पेड़ के पास जाता है, पर जैसे ही लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी से पेड़ को स्पर्श करता है, उसके सामने एक रोशनी सी प्रकट होती है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसे, और देखते ही उसके सामने एक सुंदर कन्या खड़ी होती है। अरे, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गई? अभी तो तुम यहाँ पे नहीं थी। मैं एक जादुई कन्या हूँ। वर्षों पहले मेरी एक गलती की वजह से मुझे एक साधु ने श्राप दिया था और मैं पेड़ बन गई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई सच्चा और नेक दिल आदमी तुम्हें काटेगा नहीं, तब तक तुम पेड़ ही रहोगी। और आज आपने मुझे आजाद कर दिया। कन्या रमेश का धन्यवाद करती है और रमेश से कहती है, आपके साथ हुई सारी घटना मुझे पता है। मुझे आपने श्राप से मुक्त किया है, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। कन्या रमेश को एक सोने की गठरी देती है और कहती है, आज से आपको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो दिल से सच्चा होता है उसकी मदद भगवान किसी न किसी रूप में करते ही हैं। इतना कहकर कन्या रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो जाती है और रमेश भी अपने सारे कर्जे खत्म कर देता है। वह अपना घर सेठ से वापस ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत करता है।